नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सेशन और भारतीय बाजारों में बिकवाली का दबाव कायम है। 21,978 आज सुबह का लेवल था, लेकिन वहां से बस स्लाइड ही करते जा रहे हैं हम। 21,833 का लो छूने के बाद इस समय बीचों बीच है, 200 पॉइंट का नुकसान लेकिन इस समय दिख रहा है। सेंसेक्स पर भी भार है, करीब 550 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान के साथ हम कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 175 पॉइंट नीचे इस समय आपको दिखाई देगा और मिड कैप्स में तो 650 अंकों का नुकसान। स्मॉल कैप जो कल थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा था, आज ये भी करीब 100-150 पॉइंट के नुकसान पर कारोबार कर रहा है। अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस हैं आज के दिन। चुनिंदा बैंक्स है जहां पर हमने देखा है पोजीशंस थोड़ी सी तेजी की, जिसमें कोटक, आईसीआईसीआई जैसे स्टॉक सामने दिखेंगे। भारतीय एयरटेल का सहारा मिला है। टीसीएस आज वो बड़ी ब्लॉक में जहां पर टाटा सन्स ने अपनी 0.65% हिस्सेदारी बेची है, उसके बाद दबाव में रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे आ रहा है। एलएनटी, इन्फोसिस ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशंस। तो कुल मिलाकर ये जो 200 पॉइंट गिरने वाले शेयर हैं, ये इन्हीं दिग्गजों की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, किस तरह के स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे जानकारों की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उस सब पर बातचीत करेंगे। हमारा साथ इस हफ्ते दे रहे हैं रूपक डे, जो 4% के रिटर्न्स कल तक कमा चुके हैं। प्रशांत सावंत 2.5% तक के रिटर्न्स इनके बने और ओम मेहरा के भी 2.5% के रिटर्न्स रहे। लेकिन आज मार्केट की चाल बिगड़ गई है। प्रशांत, अप्रोच क्या रहेगी? लगातार पिछले हफ्ते 21,900 को सपोर्ट के तौर पर हमने देखा, आज उसे ब्रीच किया है, उसके नीचे ही कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। ये क्या सिग्नल है? तो हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। हम अगर निफ्टी स्पॉट की तरफ देखें तो एक जो अहम लेवल था वो था करीबन 21,885, 21,885। अब हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट ये जरूरी होगा कि हम उसके ऊपर क्लोज हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये जो रैली में थोड़ा बहुत स्टीम जो बचा था, या एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन जोन में रहने के लिए, मैं रैली वर्ड यूज नहीं कर पाया, कंसोलिडेशन जोन में रहने के लिए 21,885, 21,885 स्पॉट के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी होगा। और एक क्लियर डिफरेंशियल दोनों ही इंडाइसेस में दिख रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी इतनी बिकवाली नहीं नजर आ रही है जितनी निफ्टी में नजर आ रही है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो इसके जो कल के लोज है वो स्ट्रांगली प्रोटेक्ट हो रहे हैं अभी तक, और हम 46,000 भी होल्ड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 46,400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो 45,800, 46,000 ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। बट फिलहाल मुझे लग रहा है दोनों ही इंडाइसेस स्लगिश है, और ओवरऑल मार्केट को अगर हम देखें तो मिड कैप भी काफी वीक लग रहा है। जो कल पिछले 2 दिनों में जहां पे थोड़ी बहुत पुल बैक के आसार नजर आ रहे थे, मुझे लग रहा है कि आज वो नेगेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है, तो पोजीशन थोड़े कॉशियस रखना। कॉशन के साथ आप ट्रेड करें। रूपक, आपकी रणनीति क्या रहेगी? कॉशन एक तरफ, लेकिन क्या आपको लग रहा है कुछ मंदी के सौदे भी ले लेने चाहिए इस तरह के मार्केट में? जी बिल्कुल। अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ने पिछले 3 दिनों का जो कंसोलिडेशन लो था उसका ब्रेकडाउन दिया आज के दिन। तो ओवरऑल सेंटीमेंट निफ्टी में बेयरिश रहेगा। ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट भी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि फेड का अनाउंसमेंट है। तो उसके लिए मार्केट एक रेंज में रहेगा, नेगेटिव रहेगा फिर भी रेंज में ही रहेगा। बैंक निफ्टी निफ्टी की तुलना में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 46,300। ये नहीं टूटा तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी भी और ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में बाइंग आए। बट ओवरऑल हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगा दोनों साइड में रह सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट शॉर्ट में। ट्रेड्स आप लेकर चलेंगे लॉन्ग और शॉर्ट। ओम, आपकी रणनीति क्या रहेगी आज के लिए? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। यहाँ पे हमने देखा कि इम्पोर्टेंट लेवल जो हमारा था 21,860, जो वीकली बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, आज निफ्टी ने उसको वॉलेट किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक यहाँ पे एक अगर यहाँ पे बाइंग आती है तो हमें उसे यहाँ पे फिलहाल के लिए एक सेल ऑन राइज यहाँ का अप्रोच रखना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 21,660 का लेवल एक अप्रॉक्स यहाँ पे एक लेवल निकल के आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 900 950 के एक अगर रैली आती है तो वहां से फिर से एक सेल ऑफ की अपॉर्चुनिटी बनती है। बट कॉन्ट्रेरी अगर बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट में आता हुआ दिख रहा है, बट कंसिस्टेंट वे में ये 7th सेशन इसने अपनी क्लोजिंग रेड में की है।
तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हम एक तरफा रैली की उम्मीद नहीं कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि पीएसयू बैंक ऑलरेडी डाउन है एंड प्राइवेट बैंक भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं आ रहा है, बट सम हेवी वेट्स ने थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया है। बट मोस्ट प्रोबेबली ओवरऑल अप्रोच यहाँ पे सेल ऑन राइज का रहेगा। एंड ऑल इंडिया विक्स की बात करें तो अगर हम लास्ट 8 से 9-10 सेशन की बात करें तो यहाँ पे तो 13.60 और 14.60 के, यानी अगर इस रेंज में बात करें तो ऑलरेडी अगर विक्स 13.60 के आसपास अगर आता है तो वहां से हमेशा हमने देखा है कि क्वालिटी बढ़ी है। तो एक बार आज के और से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्योंकि ये अटेम्प्ट दिखा रहा है 14.26 का, अगर ये 14.50 के ऊपर ही निकलता है तो यहाँ पे एक इंटेंस सेल ऑफ आ सकता है। ओके, तो नजरें रहेंगी उन लेवल्स पर। क्लियरली थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत इस तरह के मार्केट में। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा रिटर्न कमा कर गए हैं हमारे जानकारों के लिए, और उसकी भी एक झलक आपके लिए लेकर आते हैं। रूपक डे का टाटा स्टील 3.5% के रिटर्न्स कमा कर गया। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा, वो शेयर प्रशांत का था, 6.5% के रिटर्न इसमें बने। और ओम ने कल दिया था यूएसएल, जो सेल साइड का ट्रेड था, उसमें 1% तक का रिटर्न बना। तो आज के लिए कौन से सौदों पर फोकस रहेगी, क्या ट्रेड्स आएंगे, वो सिलसिला शुरू करते हैं। रूपक का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज। रूपक ने कल टाटा स्टील बुक किया 152 के लेवल्स पर। गेल आज बुक किया है, बेग योर पार्डन, गेल से आज एग्जिट किया 174.25 के लेवल पर, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के ट्रेड को अभी भी कर रहे हैं होल्ड। पीएनबी का वैसे टारगेट इनका 135 का है। बताइए आज का नया सौदा क्या रहेगा रूपक? हाँ, मेरा नया सौदा रहेगी रेनबो। स्टॉक ने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास एक सपोर्ट लिया और उसके बाद राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 1350 तक जा सकता है स्टॉक, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1129 पे। स्टॉप लॉस एंड 1350 आप कह रहे हैं। ये रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की बात हो रही है या रेनबो मेडिकल जिसे आप कहते हैं? 1175 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 4% ऊपर। सेम स्टॉक राइट रूपक? जी हाँ। ओके, तो 1129 का स्टॉप लॉस रखें, बाय साइड का ट्रेड है, और 1350 आपका टारगेट। ये है फिलहाल आपके लिए वो पहला ट्रेड। ठीक है, ओम का पोर्टफोलियो देख लेंगे, और ओम के पोर्टफोलियो में एक तो डॉक्टर रेड्डीज अभी भी होल्ड कर रहे हैं, दूसरा क्रिसिल का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं। ये इन्होंने एग्जिट किया है अपने यूएसएल वाले ट्रेड से, आज प्रॉफिट बुक कर लिया। बताइए नया ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा बाय साइड में यहाँ पे नया ट्रेड रहेगा रेडिको। रेडिको यहाँ पे 1603 का करंट प्राइस है यहाँ पे, और इसका एसएल रहेगा 1548 1548, और इसके टारगेट रहेंगे 1720। आपने टारगेट क्या मेंशन किया? रेडिको नहीं, टारगेट 1720। 1720। ओके, 1720 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। ओम मेहरा कह रहे हैं कि यहाँ पर तेजी का ट्रेड लेकर चले। प्रशांत का पोर्टफोलियो मैं देख रही हूँ तो जेएसपीएल, इंटेलेक्ट, गॉडफ्रे फिलिप्स, मैक्रोटेक, कल सारे ट्रेड्स इन्होंने कुछ निपटाए, कुछ आज। प्रशांत आज का सौदा क्या है? तो हर्षा जी, मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट में वीकनेस बढ़ सकती है। अच्छा पुल बैक आया था 600 के करीब, बट वहां से वीकनेस नजर आ रही है। 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट किया है, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी करीबन 576-75 के आसपास जो प्राइस चल रही है। स्टॉप लॉस रखेंगे 590 590, और जो टारगेट होगा वो होगा 540 540 का। तो ये फिलहाल आपके लिए एक शॉर्ट साइड का ट्रेड अंबुजा सीमेंट में आ रहा है। प्रशांत ने कहा है 540 तक फिसल सकता है आज की वीकनेस में, 590 के आसपास आपके लिए स्टॉप लॉस का काम होगा। तो ये वो ट्रेड्स आ गए हैं। एक स्टॉक रूपक और एक स्टॉक प्रशांत देंगे, उस पर आएंगे ज़रूर, लेकिन राइजिंग भारत के मंच पर रेलवे और संचार मंत्री इस समय बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 इंडिया का ये सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय लीडरशिप कॉन्क्लेव है। आइए सीधे वहीं चलते हैं। जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट रेलवे सिस्टम में मिलता। नमो भारत ट्रेन अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल है रीजनल ट्रांजिट के लिए। अब वंदे भारत स्लीपर आ रही है, वंदे मेट्रो आ रही है, अमृत भारत ट्रेन आ रही है। तो ये सब जो आपने देखा इन 10 वर्षों में विकसित भारत बनाने के लिए जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं, जो फाउंडेशन बनानी है, नींव बनानी है, वो नींव बनी है।
अगले 5 वर्षों में इस नींव को और मजबूत करेंगे। मंत्री जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ये नींव 2014 में रखी गई है, इससे पहले फिर क्या हो रहा था? इससे पहले अगर रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे को एक दूध दोहने वाली गाय के बराबर समझा जाता था। ऐसी कंडीशन थी जिसमें रेलवे मिनिस्टर्स केवल किसी गाड़ी के स्टॉपेज या गाड़ी के एक्सटेंशन या नई गाड़ी के अनाउंसमेंट पे ध्यान देते थे। पटरियों की कैपेसिटी है कि नहीं उसकी कोई चिंता नहीं होती थी। इस तरह से रेलवे का प्रशासन चला रहे थे तत्कालीन तब के रेलवे मंत्री और तब की सरकारें, जिसमें रेलवे फोकस नहीं था, पैसेंजर फोकस नहीं था, केवल अपनी राजनीति फोकस थी। मोदी जी ने डीपोलिटिसाइज किया रेलवे को एक टेक्निकल तरीके से, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरीके से, नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के तरीके से उस चीज़ को मोदी जी ने अपने प्राइमरी फोकस में लेके आए। रेलवे के बजट को मर्ज किया जनरल बजट में, जहां मात्र 15,000 करोड़ के आसपास मिलते थे जनरल बजट से भारतीय रेलवे को, आज 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट सपोर्ट मिलता है। काम फंडिंग बढ़ी, काम बढ़ा, कई तरह के रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे करीब 38 ऐसे मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, जिसके कारण आज रेलवे एक ऐसी परिस्थितियों में आई है कि अब अच्छी एक फाउंडेशन बन गई 10 वर्षों में। आने वाले 5 वर्षों में इस फाउंडेशन को और स्ट्रांग करेंगे। कई जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आए उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और उसके बाद में उसके आगे वाले 20 सालों में रेलवे एक अलग नया स्वरूप देखेगी। चेंजेस रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हर एक शख्स इस बात को मानेगा। लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पर जब जाएंगे, ये बात सच है कि 41 वंदे भारत आ गई हैं, नमो भारत आ गई है, अमृत भारत आ गई हैं। स्टेशन पर आज भी जो यात्री है वो भीड़ को लेकर परेशान है, ट्रेनों में जो रिजर्वेशन है उसे लेकर परेशान है। ये कितना टाइम आप मंत्री जी बता सकते हैं कि एक वो वक्त आएगा जब साल भर में ये जो 700 करोड़ का आंकड़ा है यात्रियों का सफ़र करने का, वो 1000, 1200 या 1300 तक पहुंचे? 2030 तक 1000 करोड़ लोग पैसेंजर्स रेलवे में ट्रैवल करेंगे, उस हिसाब से कैपेसिटी बना रहे हैं। देखो, ट्रेन में और हाईवे में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। ट्रेन में आपको बिना पटरी के गाड़ी नहीं चला सकते, करेक्ट? रोड कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, एक बार के लिए गाड़ी चल जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि रेलवे नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, रेलवे के नई पटरियां बिछाना, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लाना, आपके कंप्लीट रेलवे के जो कंट्रोल सिस्टम है जिसको सेंट्रलाइज्ड ट्रेन कंट्रोल CTC कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी पे जाना, आपकी ट्रेन्स की एक्सेलरेशन डेसेलरेशन जो मतलब पिकअप और ब्रेक लगाने के बाद में रुकने की टाइम, उसको कम करना, 2x25 kV, बहुत मैसिव टेक्निकल वर्क है। उस पूरे टेक्निकल काम में जिस तेज़ी से काम चल रहा है, वी आर वेरी कंफर्टेबली, आई कैन से विद गुड कॉन्फिडेंस लेवल कि 2030 तक 1000 करोड़ पैसेंजर्स को हर साल कैरी करने की कैपेसिटी हो जाएगी। आज हम करीब 700 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करते हैं साल में। रेलवे देश का अगर पूरा नेटवर्क देखो, ट्रांसपोर्टेशन की इकोनॉमिक्स देखो, तो ट्रांसपोर्टेशन में करीब 700 करोड़ रेलवे से जाते हैं, करीब 250 करोड़ रोड से हाईवे से जाते हैं और करीब 35 करोड़ एरोप्लेन से जाते हैं। तो ये अभी ये नेटवर्क है, इसमें ये 700 करोड़ 2030 तक 1000 करोड़ होगा। अच्छा, इन सालों में ऐसा क्या हुआ है कि आपने इतनी तेज़ी से ये सारी ट्रेनें, चाहे वो नमो भारत हो, चाहे वो वंदे भारत हो, ये सिर्फ विल है या कुछ और भी चीज़ें थी जिसने इन एडिशन आपके इस काम को फास्ट ट्रैक पर ला दिया? 3 चीज़ें हैं। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस टेक्नोलॉजी लाने में, बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस डीपोलिटिसाइज करने में रेलवे का फोकस रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ध्यान दें। रेलवे में एक तरीके से काम करने की पद्धति बदली। दूसरा, फंडिंग इंक्रीज की मोदी जी ने। तीसरा, PM साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि चाहे कितने भी कठिन फैसले लेने हो, फैसले लो। फैसले लेके, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया रेलवे की मेंटेनेंस की पद्धति में नया एक सुधार हुआ है। पहले क्या होता था कि जिस दिन मेंटेनेंस करना है, मान लो पटरी है,
पटरी पे डेली का डेली मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो जिस दिन आपको मेंटेनेंस का काम करना है उसी दिन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, मशीन्स, स्पेयर मटेरियल, सब लेबर सब आते थे। तो सुबह से शाम तक मान लो वेट करते थे, 4 या 5 बजे तक मान लो परमिशन मिलती थी, कभी परमिशन नहीं भी मिलती थी, वापस चले जाते थे। ये एक ऐसी पद्धति जो 60-70 वर्ष तक चली। अब आज रेलवे में हर शुक्रवार को अगले 26 हफ्ते का, नेक्स्ट 26 वीक्स का डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट 26 वीक्स मतलब जैसे जापान में मेंटेनेंस की पद्धति है, या जर्मनी में, या जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित ये आप हर देश, फ्राइडे करते हैं? वैसी की वैसी एडवांस्ड प्लानिंग अपना रेलवे भी कर रहा है। तो बड़े पैमाने पर रेलवे की का आप कह सकते हैं नवीनीकरण होता हुआ दिखाई दिया है, और एडवांस प्लानिंग हो या फिर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये सब रेलवेज को एक नई ऊर्जा दे रहा है। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स लौटेंगे खिलाड़ी नंबर 1 पर और ट्रेड्स देखेंगे, साथ ही टीसीएस में आज जो बड़ी ब्लॉक डील हुई है उसकी बारीकियां भी आपके सामने करेंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज सभी की नजरें सुबह से टीसीएस के शेयर पर है, जहां पर दबाव देखने को मिला। दरअसल टाटा सन्स ने अपना कुछ हिस्सा इस एंटिटी में बेचा है। ज्यादा डिटेल्स सुमित के हाथ है। सुमित, तो एक बड़ी ब्लॉक डील आज टीसीएस के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है, और इस ब्लॉक डील में जो कल शाम तक डिटेल दी गई थी, करीब करीब 2.3 करोड़ शेयरों के आसपास सौदा होगा। आज सुबह से 2.2 करोड़ शेयरों का सौदा हो चुका है, जो कि करीब करीब 6,890 करोड़ रुपए के आसपास इसकी वैल्यू बैठती है। 0.5% के आसपास से ज़्यादा का हिस्सा टाटा सन्स ने टीसीएस के अंदर बेचा है। मल्टीपल वजहें हो सकती हैं, चाहे वॉर चेस्ट तैयार करने की बातचीत हो, चाहे सेमीकंडक्टर कारोबार में फर्दर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी इस्तेमाल करी, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स को आप जोड़ सकते हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी, या फिर डेट रीपेमेंट भी बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन फिर भी टाटा सन्स के लिए टीसीएस हमेशा से ज्वेल था, ज्वेल है और अभी भी रहेगा। वो आप हिस्सेदारी से ही देख सकते हैं। ये करीब करीब की हिस्सेदारी है, ये प्री ब्लॉक हिस्सेदारी है टाटा सन्स की, करीब 72.4% के आसपास टीसीएस के अंदर हिस्सेदारी ओन करते हैं। टाटा पावर करीब 45% के आसपास, टाटा मोटर्स करीब करीब 43.7% के आसपास, टाटा एलेक्सी में 42.2 और ट्रेंट में करीब करीब 42.2% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी है। टाटा स्टील में 31.5%, टाटा केमिकल में 32%, टाटा कंज्यूमर में 28.5%, टाइटन में 20 से 21%, टाटा कम्युनिकेशन में 14% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ना केवल टाटा सन्स की बड़ी हिस्सेदारी है, बल्कि कैश काउ भी है टीसीएस टाटा ग्रुप के लिए। FY 23 में करीब करीब 30,130 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड टाटा सन्स को मिला था टीसीएस के जरिए, इसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी है। FY 22 में करीब करीब 11,265 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था। FY 21 में करीब करीब 8,645 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था। वहीं FY 20 में भी करीब 22,971 करोड़ रुपए का एक डिविडेंड दिया गया था, यहाँ पर भी स्पेशल डिविडेंड था। FY 19 में करीब 9,500 करोड़ रुपए का, और FY 18 में भी करीब करीब 8,500 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड टीसीएस ने टाटा सन्स को पे किया था। तो ये लगातार कैश काउ के तौर पे तो है ही, लेकिन अभी 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी टाटा सन्स के बेचने की खबरें हैं। अब देखते हैं किस तरह की डिटेल शाम तक आती है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। कैश काउ कहें, एटीएम कहें, लेकिन जब भी टाटा सन्स को जरूरत पड़ी है तो टीसीएस में या तो हिस्सेदारी बिकी है या फिर उनका डिविडेंड डोल आउट और ऑफ कोर्स बायबैक में काफी ज्यादा इनको फायदा मिला है। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 पर वापस लौटते हैं। मेरे ख्याल में रूपक ने एक और स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है। रूपक बताइए। जी हाँ, मेरा अगला स्टॉक रहेगी पीएफसी में सेल कॉल रहेगी। तो स्टॉक ने एक डेली चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन दिया। ये बहुत फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ, पीएफसी के चार्ट में नेगेटिव ब्रेकडाउन हुआ, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन। तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है, स्टॉक में 310 तक जा सकता है नीचे, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 377 पे। 310 तक करेक्ट हो सकता है। पीएफसी शॉर्ट साइड का ट्रेड है, 377 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। ठीक है। प्रशांत फिलहाल अंबुजा के साथ ही जा रहे हैं। आई थिंक दूसरा ट्रेड दोपहर में आएगा। फटाफट से मैं रिकैप करना शुरू करती हूँ जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दिए हैं। तो प्रशांत का अंबुजा सीमेंट सेल साइड का ट्रेड, 540 टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। ये है वो बिकवाली वाला सौदा जो इन्होंने दिया। रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है इसमें, तो करीब 0.04 जोड़कर दे रहा है।
अब आते हैं दूसरे पोर्टफोलियो पर जो आ रहा है आपका ओम का पोर्टफोलियो। एक नया ट्रेड है, रैडिको खैतान 1720 के लिए शॉर्ट बाय किया है, बेग योर पार्डन, 1548 बाय साइड की तरफ स्टॉप लॉस का काम करेगा। डॉक्टर रेड्डी 6720 के लिए कैरी किया, क्रिसिल 5350 का टारगेट है, कैरी किया है ट्रेड। रिटर्न्स की सिचुएशन, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो रैडिको खैतान इनके लिए कुछ फायदा कमा कर दे रहा है, डॉक्टर रेड्डीज और क्रिसिल में दबाव बना है। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। पीएनबी होल्ड किया, 135 का टारगेट। रेनबो मेडिकल में 1350 के टारगेट के लिए बाय का कॉल है, 1129 स्टॉप लॉस। और पीएफसी अभी अभी शॉर्ट किया है, 310 टारगेट, 377 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं, पीएनबी 0.38, रेनबो मेडिकल करीब 1.24 और पीएफसी भी इनको अच्छी खासी कमाई करके दे रहा है 0.26% की। ओवरऑल रिटर्न्स की टैली में अब 6% के रिटर्न्स के साथ प्रशांत आ गए हैं और 5% के रिटर्न्स है रूपक के। ओमेरा करीब -2% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। कोई भी बदलाव आएगा उसकी जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिलेगी। गुड लक टू यू जेंटलमैन, आपसे कल सुबह में फिर मुलाकात होगी। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।